हेलो मित्रों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्रहों के साइड इफ़ेक्ट। तो यहाँ साइड इफ़ेक्ट से मेरा मतलब ये है कि एक ग्रह जो किसी पर्सन के लिए जिसकी कुंडली को हम लोग देख रहे हैं, वो क्या उसे फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों रिजल्ट सेम टाइम पर दे सकता है या नहीं। ऐसा होता है, आप लोगों ने अपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति कार खरीदता है और एक दो महीने बाद वो किसी ड्राइव पर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ग्रह जो कार दिलाने के लिए फेवरेबल था वो एक्सीडेंट के लिए भी फेवरेबल था। ठीक है, तो उसने उस पर्सन को कार दिलाई और कुछ समय बाद उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसी पर्सन की मैरिज होती है और एक या दो या तीन महीने बाद उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के इवेंट होते हैं जो एक तरफ तो हमें लगते हैं बहुत पॉजिटिव, लेकिन कुछ समय बाद हमें उनका नेगेटिव रिजल्ट भी दिखने लगता है। तो यही ग्रहों के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हम लोग एक कुंडली की हेल्प से इसे चेक करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने एक कुंडली बनाई है। ये प्लेनेटरी पोजीशन की हमारे पास टेबल है जिसके अंदर मैंने प्लेनेट्स, उनके एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड मतलब उनके नक्षत्र स्वामी, उनके सब लॉर्ड और जिन जिन भावों को वो सिग्निफाई करते हैं उन भावों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर राहु और केतु को मैंने केवल उन्हीं भावों को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है जिसके अंदर वो स्थित हैं। ठीक है, उनकी राशि या उनकी युति वगैरह को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। इसके बाद मैंने जो कुंडली है वो दोनों कुंडलियाँ बनाई हैं, राशि कुंडली भी है और भाव चलित कुंडली भी बनाई है। इसके बाद कस्प की पोजीशंस के लिए कि कौन से कस्प को का जो स्टार लोड है वो कौन सा प्लेनेट है और उसका सब लोड कौन सा प्लेनेट है, उसकी टेबल भी बनाई है। अब हम लोग इस कुंडली को चेक करते हैं। इसके अंदर हम लोग सन को देखेंगे कि क्या सन अपना साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं सन को लेकर चल रहा हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में 3 इवेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उसके लिए। पहला उसकी मैरिज, दूसरा उसकी नौकरी या उसे कोई जॉब वगैरह मिलना, और तीसरा उसका संतान का जन्म लेना। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो हम लोग बात उस व्यक्ति की नौकरी की करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि नौकरी के जो फेवरेबल हाउसेज होते हैं वो होते हैं 2, 6 और 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग सन की पोजीशन को चेक करेंगे, तो देखते हैं जरा सन। तो अगर हम लोग ध्यान से टेबल में देखें तो जो सन है उसका जो नक्षत्र स्वामी है, मतलब जो उसका स्टार लॉर्ड है, वो गुरु है। और जो गुरु है वो सिग्निफाई करता 3, 10 और 12 को। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 10 भाव आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सन है वो अपने एसटीएल के थ्रू जो 10th हाउस है, जिस ये हाउस होता है हमारा प्रमोशन का, हमारे स्टेटस का, इसे सिग्निफाई करता है। अब जो सन का सब लोड है वो है शनि, और शनि जो सिग्निफाई करता है वो करता है 1, 2 और 4 को। तो यहाँ पर भाव नंबर सेकंड आ गया। तो जो भाव नंबर सेकंड होता है ये हमारे बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मनी को रिप्रेजेंट करता है, धन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सन है वो अपने सब लोड के थ्रू भाव नंबर 2 को सिग्निफाई करता है।
ठीक है। अच्छा, अगर आप सन के खुद के भाव देखेंगे तो उसमें 6 आता है, तो इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो खुद जो छठा भाव है उसे सिग्निफाई करता है, और छठा भाव होता है हमारा नौकरी का। इस प्रकार हम देखें तो जो सन है, जो सूर्य है, वो अपने एसटीएल मतलब अपने नक्षत्र स्वामी और अपने उप नक्षत्र स्वामी मतलब सब लोड के हेल्प से 2, 6, 10 को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इस आकलन से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि जब भी जातक के जीवन में सूर्य की दशा आएगी, तो क्योंकि सूर्य 2, 6 और 10 को सिग्निफाई करता है, तो जातक को या तो नौकरी मिलेगी, और अगर वो पहले से ही नौकरी में है तो उसे प्रमोशन प्राप्त होगा, और हो सकता है उसका जो स्टेटस है वो भी बढ़े। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग हायर लेवल पर जाते हैं तो हमारा सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर अपने आकलन को समाप्त करते हैं तो हम लोग बिल्कुल यही मानकर चलेंगे कि जो सन है वो इस जातक के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत ही फेवरेबल प्लेनेट है, क्योंकि या तो वो उसे नौकरी प्रोवाइड करवाएगा, मतलब उसकी दशा या तो जातक को नौकरी प्रोवाइड करवाएगी, और अगर जातक पहले से ही नौकरी में होगा तो वो उस व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन और स्टेटस प्रोवाइड करेगी, उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है, मतलब हर तरीके से उसे बेनिफिट देगी। अब हम लोग इस कुंडली को एक अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। देखिए, जो पीछे हम लोगों ने कुंडली बनाई थी उसे अगर आप ध्यान से देखें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो नवम भाव है उसके अंदर कन्या राशि आ रही है। आपने भाव चलित कुंडली देखनी, और अगर आप भाव चलित कुंडली को देखते हैं तो वहाँ पर कन्या राशि नवम भाव में है। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजी का रूल आप लोगों ने देखा होगा या सीखा होगा कि हम एक पर्सन की कुंडली से उसके बारे में तो निष्कर्ष या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसकी माता मतलब उसकी मदर के लिए, उसके फादर के लिए, उसके पुत्र या पुत्री के लिए, या उसकी वाइफ के लिए भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे उसकी माता के लिए प्रिडिक्ट करना है तो मुझे 4th हाउस को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे उसके पिता के लिए कोई आकलन करना है तो मैं 9th हाउस को देखूंगा। तो जो जातक की कुंडली है उसका जो 9th हाउस है उसके अंदर कन्या राशि आती है, मतलब नंबर 6 की। तो अगर मैं इस कुंडली को रोटेट करता हूं और मैं लग्न बनाता हूं नवम भाव मतलब कन्या राशि को, तो मेरे पास एक नई कुंडली बनकर आती है जो जातक के पिता को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जातक की कुंडली में उसके पिता के लिए क्या लिखा है। ठीक है, देखिए पिता की कुंडली अलग होगी, लेकिन जातक जो पुत्र जन्म लिया उस व्यक्ति के पुत्र की कुंडली में उसके लिए क्या लिखा है, मतलब जातक के पिता के लिए जातक की कुंडली में क्या लिखा है। अगर हमने ये चेक करना है तो हम लोग नवम भाव को चेक करेंगे या नवम भाव से कुंडली को चेक करेंगे। तो हम लोग कुंडली को रोटेट करते हैं, और रोटेट करने का मतलब है मैंने नवम भाव को लग्न बना लिया। अब जब मैं नवम भाव को लग्न बना लेता हूं तो ये जो नई कुंडली बनकर आती है ये जातक के पिता को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सब प्लेनेट वही रहेंगे, लेकिन पोजीशन या उनकी जो भाव में स्थिति है वो बदल गई। ठीक है, क्योंकि अब नवम भाव एज ए असेंडेंट काम करेगा। अब इस कुंडली को हम लोग एनालाइज करते हैं दोबारा से। देखिए, जो कुंडली बनकर आई है ये कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न मतलब कन्या राशि हमारी कॉमन साइन होती है, और कॉमन साइन या द्विस्वभाव की राशि के लिए 7वां भाव बाधक होता है। पहली बात, मारक भाव हमेशा 2nd और 7th होते हैं। ठीक है, हर कुंडली के लिए। तो अब हम लोग इस कुंडली को एनालाइज करते हैं। 9वां भाव पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसीलिए हम लोगों ने 9th हाउस को रोटेट करके एक नई कुंडली का निर्माण किया जो जातक के पिता को रिप्रेजेंट करेगी। सूर्य का जो एसटीएल है,
क्योंकि हम लोगों ने पीछे जब एनालाइज किया था तो सूर्य को ही किया था, तो अब हम लोग यहाँ पर भी सूर्य को ही चेक करेंगे। तो जो सूर्य का नक्षत्र स्वामी है वो गुरु है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस कुंडली में जो पिता को रिप्रेजेंट करती है, इस कुंडली में जो गुरु है वो 7वें भाव का स्वामी है, और 7वां भाव मारक भी है और बाधक भी है। ठीक है, और इसके अलावा यही गुरु दूसरे भाव में बैठा है जो खुद मारक है। इसका मतलब ये हो गया, जो सूर्य का नक्षत्र स्वामी है वो पिता के लिए मारक और बाधक दोनों बनता है। ठीक है, तो अब क्योंकि जो नक्षत्र स्वामी है वो मारक और बाधक दोनों भावों को सिग्निफाई करता है, तो सूर्य भी अपने एसटीएल की हेल्प से उन भावों को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्य के सबलॉर्ड सैटर्न की। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कि जो सूर्य का जो सबलॉर्ड है वो छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव में मकर राशि है तो वो छठे भाव का स्वामी हो गया। ठीक है, और 8वें भाव में बैठा है। तो क्योंकि जो सैटर्न है वो छठे और 8वें से लिंक हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए सूर्य भी इन भावों को सिग्निफाई करेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जो शनि है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, आप पीछे टेबल में देख सकते हैं कि जो शनि का नक्षत्र लॉर्ड है वो है सूर्य, और पिता की कुंडली में सूर्य इस कुंडली के 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है, इसलिए जो शनि है वो इस कुंडली में 12वें भाव को सिग्निफाई करेगा। अब अगर आप इतने आकलन को देखें तो पीछे के आकलन में भी 3 ही ग्रहों की बात हो रही थी, सूर्य की, उसके नक्षत्र स्वामी गुरु की, और उसके उप नक्षत्र स्वामी शनि की। जब हम लोगों ने कुंडली को रोटेट किया तो हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्य, उसका नक्षत्र स्वामी गुरु और उसका उप नक्षत्र स्वामी शनि, ये तीनों मिलकर या तो छठे भाव की बात कर रहे हैं, या बाधक की बात कर रहे हैं, या मारक भाव की बात कर रहे हैं, या 8वें भाव की बात कर रहे हैं, या 12वें भाव की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो इस कुंडली में अपने एसटीएल और अपने एसएल के द्वारा मारक भाव, बाधक भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव को सिग्निफाई करता है। अब यही सूर्य पीछे जब हम लोगों ने जातक की कुंडली को चेक किया था तो उस जातक को प्रमोशन और स्टेटस दिखा रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने कुंडली को रोटेट किया और पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कुंडली को चेक किया तो वही सूर्य यहाँ पर पिता के बाधक, मारक, 6, 8, 12 इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो अब हम लोग क्या कंक्लूजन अपना निकाल सकते हैं? तो हमारा कंक्लूजन आता है, जब इस जातक के जीवन में सूर्य की दशा आएगी तो उसे नौकरी या प्रमोशन या कोई पद, स्टेटस प्राप्त होगा, समाज में उसका जो स्थान है वो ऊपर उठेगा, वो हो सकता है अच्छा पैसा भी कमाए। लेकिन इसके साथ साथ जो जातक का पिता होगा उसके पिता को या तो कोई गंभीर बीमारी लगेगी, ठीक है, और हो सकता है कि उनकी अगर अपनी कुंडली बहुत मजबूत ना हो तो उनकी मृत्यु भी इस दौरान हो सकती है, क्योंकि बहुत ही बुरे भाव सिग्निफाई कर रहे थे। मारक भाव भी था, बाधक भी था, 6, 8, 12 भी थी। तो अब हम लोगों का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इस जातक के लिए जो सूर्य है वो एक फेवरेबल प्लेनेट तो है, लेकिन अपने साथ वो एक साइड इफेक्ट लेकर आया जो उसके पिता को बुरा प्रभाव देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हम लोग किसी कुंडली को चेक करते हैं तो बहुत समय देना चाहिए और उसके हर इफेक्ट को चेक करना चाहिए कि वो जो प्लेनेट है जो हमें फेवरेबल लग रहा है
कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे परिवार के किसी सदस्य के लिए हानिकारक भी हो। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।